हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की, और जैसे ही वर्ड आता है फ्री तो हमें ये कंफ्यूजन आता है कि हमने इंटर एनर्जी पढ़ ली, हमने एंथैल्पी पढ़ ली, वर्क पढ़ लिया, हीट पढ़ ली, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद ये कौन सी टर्म आ गई। तो हम लोग बोलेंगे, जैसे आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि आप कोई भी इंजन कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने उसे टोटल हीट दी और उसने पूरा का पूरा काम कर दिया। बोलूंगा वेस्टेज तो जरूर करेगा, इसलिए किसी भी इंजन की इफिशियंसी आप 100% नहीं बोल सकते। इसी को अगर मैं डेली लाइफ में लेके आता हूं और बोलने लगूं पेट्रोल बहुत महंगा है, मैंने पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल भरवाने का जितना पेट्रोल भरवाया उसके अंदर जितनी एनर्जी है, बाइक को घुमाइएगा, बोलो नहीं घूम सकती। कुछ ना कुछ गैस आपको एग्जॉस्ट करवानी पड़ेगी और उसका कुछ टेम्परेचर रहेगा और उसमें कुछ एनर्जी जाएगी, आपको एनर्जी का वेस्टेज तो करना पड़ेगा। तो इसी ने गिब्स फ्री एनर्जी में यही चीज बताई गई है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है तो ऐसा नहीं कि आप उससे 100% एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लें और व्हील घुमाना स्टार्ट कर दें, नहीं, उस टोटल एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट जिसे आप यूज कर सकते हैं उसको आप बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो नेचर ने आपको एनर्जी फ्री में दे रखी है कि एक स्टेज तक लेके आइएगा, अगर आप उस स्टेज तक लेके आ गए तो आपको कुछ एनर्जी फ्री मिल जाएगी और जिसे आप कुछ भी चाहें वो काम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन एक स्टेज तक लेके आना जरूरी, ये नहीं कि आपने घर पे गए, आपने गैस ऑन करी और आग लगना खुद स्टार्ट कर, पहले स्पार्क आपका काम है देना। अगर आपने स्पार्क दे दिया तो वो बोलेगा कि अब मैं काम कर लूंगा, मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो चुका हूं, लगातार आपको हीट दूंगा, लेकिन वेस्टेज करूंगा, थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होगा, 100% नहीं दूंगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी में छोटी सी बात बोली गई, टोटल एनर्जी का वो पार्ट जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस छोटे से पार्ट को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये आपका पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है? बोलूंगा पाथ फंक्शन केवल दो थे, कौन कौन से? बोलूंगा हीट और आपका वर्क। मैंने कहा ये इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? बोलूंगा 1 ml पेट्रोल लीजिएगा और 1 लीटर पेट्रोल लीजिएगा, बोलूंगा टोटल एनर्जी जो आप निकालेंगे वो अलग अलग आएगी, इसका मतलब ये है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने यहां का इंट्रोडक्शन दे दिया तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला याद करना है? मैंने कहा केवल एक फॉर्मूला याद करना है और वो फॉर्मूला है आपका जी, जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस। ध्यान रखना माइनस आएगा, चूंकि आप कुछ कम करेंगे तभी तो आप बोलेंगे वो अमाउंट फ्री है, 100% नहीं होगा। और मैंने कहा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमें याद करना है, ध्यान रखिएगा इसके आगे आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने लगूं तो मैं अलग अलग आपके फॉर्मूले बना सकता हूं। मैंने कहा चलेगा, हम लोग इसको पहले डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे आप डिफरेंशिएट करने गए तो आपने कहा जी का हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था और फॉर्मूला था E प्लस आपका बन जाएगा PV और ये बन जाएगा माइनस TS। याद कीजिएगा H इक्वल टू E प्लस PV लिखवाया था, सॉलिड लिक्विड और गैस सब जगह वैलिड होता है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने लग जाऊं तो क्या बोल सकता हूं, ये बनेगा आपका DG इक्वल टू DE प्लस बनेगा PdV प्लस बनेगा VdP माइनस बनेगा TdS और माइनस बनेगा आपका S और DT। वेरीफाई कीजिएगा। मैंने कहा अगर वेरीफाई हो गया तो ऑब्जर्व कीजिएगा यहां से यहां तक का डेटा आपका होता है हीट, क्योंकि हीट का फॉर्मूला था Q इक्वल टू DE माइनस DW और DW की वैल्यू खुद थी माइनस PdV। तो इसका मतलब ये आया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आपने एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करी थी तो आपने बोला था DS की वैल्यू होती थी Q अपॉन T। इसका मतलब क्या इनमें से कोई डेटा आपका दिखाई दे रहा है कि वो Q के इक्वल है? जब मैं बोल रहा हूं DS इक्वल टू Q अपॉन T, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी? बोलूंगा DS इंटू T। इसका मतलब ये डेटा भी आपका Q बन गया, ये आपका Q है, ये माइनस बन गया आपका Q। इसका मतलब जब दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 0 और 0 बनने के बाद आपका जो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा VdP और माइनस बन जाएगा आपका SDT। ये DG का फॉर्मूला आ गया। कोई भी स्टूडेंट गलती ना करे चीजों को रटने की। हमने कहा चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा अगर आप इसको लिख देते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते ही क्या बोल सकते हो, DT 0 बन गया और DT 0 बनते ही आप क्या लिख सकते हैं, DG की वैल्यू आपकी आ जाएगी VdP। क्योंकि DT 0 हुआ तो आपने SDT को नहीं लिखा। क्या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को दोबारा से लिखा जा सकता है? V का फॉर्मूला बनेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा DG को विद रेस्पेक्ट टू आप लिखा जाएगा DP। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
क्वेश्चन आ चुका है। हमने और ज्यादा डिटेल करा और हमने कहा कि अगला केस ये भी तो हो सकता है कि आप पर्टिकुलर इसमें कोई और चीजें कांस्टेंट लेने लगे। ठीक है, मैंने कहा प्रेशर आप लीजिएगा कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं तो डीपी हो गया 0 और डीपी 0 होते ही फॉर्मूला बन गया डीजी इक्वल टू माइनस एस डी टी। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं जो एस की वैल्यू रहेगी वो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हुए आप जी को विद रेस्पेक्ट टू टी कंडीशन अप्लाई, क्या कांस्टेंट रखा आपने पी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दो फॉर्मूले हम लोगों को पूछे जा चुके हैं तो हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। लेकिन फॉर्मूले याद नहीं करना, क्योंकि मैं कितनी चीज याद रखूंगा, मुझे मैथ के फॉर्मूले याद करने हैं, फिजिक्स के करने हैं और बची कुछ आपकी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक याद करनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा फॉर्मूले हम लोग को याद नहीं करने को बोला जाता है। तो अगर मैं इसके आगे चलने लगूं तो हमने कहा ये जी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, तो हमने कहा जब हमने एंट्रोपी पढ़ी थी तो हमने कहा था नेचर क्या चाहता है, तो बोलूंगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है अगर ये पर्टिकुलर पेन है किसी मैं छोड़ता हूं यहीं पर तो ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर ना जाना ये है नॉन स्पॉन्टेनियस और नीचे खुद आ जाना तो ये है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन वहां पर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस निकालने के लिए आपको डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना पड़ता था। इसका मतलब पहले डेल्टा एस सिस्टम निकालोगे, फिर डेल्टा एस सराउंडिंग निकालोगे और सिस्टम सराउंडिंग को निकालने के बाद जो यूनिवर्स आएगा फिर आप पहुंचोगे कि यूनिवर्स का डेटा आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेचर चाहती है एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ाना, तो आप चेक करोगे कि डेल्टा एस अगर यूनिवर्स पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मैंने कहा ये सिरदर्द है कि सिस्टम निकालो, सराउंडिंग निकालो, फिर ऐड करो, कोई ऐसा काम कीजिएगा जो सिस्टम से काम हो जाए। मैंने कहा इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग जी, और हमने कहा जी को हम एक बार और कवर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ की ही बात करने लगूं तो हमें बताया गया था वहां पर कि डेल्टा एस जो आपका रहेगा यूनिवर्स वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव। किसके लिए बोलूंगा, ये होना चाहिए आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। मैंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को बाद में ब्रेक किया और मैंने कहा डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब हो जाएगा ये रहेगा आपका सिस्टम प्लस रहेगा डेल्टा एस आपका रहेगा सराउंडिंग और इनका जो एडिशन रहेगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अगर मैं और ज्यादा डिटेल करने लगूं तो क्या बोल सकता, डेल्टा एस जो आपका रहेगा सिस्टम और जो सराउंडिंग है क्या मैं इसको लिख सकता हूं Q अपॉन टी कंडीशन अप्लाई, ये आपका हो जाएगा किसका, बोलूंगा सराउंडिंग का, और ये पूरा का पूरा जो डेटा रहेगा वो आपका पॉजिटिव बनना चाहिए। क्या इसी को मैं बोल सकता हूं कि जो फॉर्मूला बनेगा वो कहीं ना कहीं बनेगा डेल्टा एस सिस्टम और ये बन जाएगा आपका प्लस के बाद ये बनेगा डेल्टा एच आपका सराउंडिंग और ये बन जाएगा आपका टी। मैंने कहा बिल्कुल सही, चीजें वही चल रही हैं और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। मैं अगर और आगे आने लगूं तो मैं अगर टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं ये मानते हुए कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा आपका टी, ये बनेगा डेल्टा एस सिस्टम और ये बन जाएगा आपका डेल्टा एच सराउंडिंग और यहां पर ये डेटा आना चाहिए आपका कैसा, बोलूंगा पॉजिटिव। अब यहां पर थोड़ा टेक्निकल टर्म आएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें बोला गया कौन सी चीज रिवर्सिबल होती है, तो बोलूंगा जब आपने एंट्रोपी की बात करी तो आपने फॉर्मूला लिखा था ds इक्वल टू क्यू अपॉन टी कंडीशन अप्लाई रिवर्सिबल। मैंने इस कंटेनर में कुछ जिसमें हम लोग अभी प्रेजेंट है यहां पर कुछ रिएक्शन करी और रिएक्शन करने से आपका टेम्परेचर या कुछ भी इवेंट होने के बाद आपका रिएक्शन तैयार हो गई, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां की हीट बाहर चली जाएगी। इसका ना अगर आप रेस्पेक्टिवली देखने लगे तो कौन सा ऐसा है जिसपे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिस्टम पे या सराउंडिंग पे, बोलूंगा सराउंडिंग में बोलेगा कि सराउंडिंग बहुत बड़ा है और जो आपका रूम है या लैब है वो नेग्लिजिबल है। इसका ना जब आप पर्टिकुलर काम करेंगे तो एनवायरमेंट या जो सराउंडिंग हीट लेगा आप बोलेंगे टेम्परेचर तो चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर नेग्लिजिबल चेंज हुआ। नेग्लिजिबल चेंज का मतलब आप बोलेंगे कि वो तो आपका कौन सा प्रोसेस होगा, बोलूंगा वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा है आपका। इसलिए सिस्टम कई बार आपका हो सकता है कि वो रिवर्सिबल रहे और इरिवर्सिबल, लेकिन सराउंडिंग ऑलवेज रिवर्सिबल होता है, इसीलिए बार बार यहां पर रिवर्सिबल नहीं लिखा गया। दूसरा लॉजिक, अगर मैं रिएक्शन करता हूं और इस कमरे में हीट डेवलप होती है तो बोलूंगा यहां पर अगर हीट बाहर चले गई सराउंडिंग में तो बोलूंगा मेरे लिए जो हीट होगा वो नेगेटिव साइन होगा और जो सराउंडिंग ने हीट रिसीव करी है वही आपका होगा पॉजिटिव। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है, अगर मैंने हीट दी है बाहर तो सामने वाले ने हीट ली होगी, तो मेरा जो लॉस है वो सामने वाले का गेन होगा और जो मेरा गेन है
वो सामने वाले का क्या होगा, लॉस होगा। मैंने कहा समझ में नहीं आया तो हमने कहा एनसीईआरटी से पूछते हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है कि आपका ये सिस्टम है, अभी मान लीजिएगा, और ये आपने कोई रिएक्शन मान लीजिएगा कर दी, और रिएक्शन कर दी तो ये आपका पहुंच गया नीचे। क्या वो सर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो अगर ये डायग्राम आप एंथैल्पी का या एच का देखने लगे तो इस पर्टिकुलर की एंथैल्पी कम हुई है। अगर एंथैल्पी कम हुई है इसका मतलब इसने बाहर हीट प्रोवाइड कराई है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ हीट की बात करने लगे या डेल्टा एच की बात करने लगे तो अंदर वाले से अगर मैं पूछता हूं तो बोलेगा देखेगा मेरा डायग्राम नीचे गया, इसका मतलब इसका जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा। और बाहर वाले को हीट मिली है तो बाहर वाले का जो डेल्टा एच आएगा वो आपका पॉजिटिव बनेगा। क्या मैं इसको दोबारा से बोल सकता हूं कि जब आप डेल्टा एच की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा डेल्टा एच जो सिस्टम है वो आपका नेगेटिव है और जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब जब आप सराउंडिंग्स की बात करेंगे तो बोलूंगा जब सराउंडिंग की आप बात क्यों कर रहे हैं, चीजें चेंज कीजिएगा। और मैंने कहा सिस्टम और प्लस सराउंडिंग को क्या मैं लिख सकता हूं, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और ये पूरे का पूरा डेटा आपका होना चाहिए पॉजिटिव। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा डेल्टा एच मान लीजिएगा पॉजिटिव है तो मेरा डायग्राम ऊपर जाएगा, इसका मतलब मैं बाहर से हीट लूंगा। तो अगर मेरा डेटा पॉजिटिव है तो बाहर वाले का नेगेटिव होगा। या हीट के टर्म में बोलूं, अगर मैंने हीट बाहर रिलीज करी है तो मेरे लिए हीट का लॉस हुआ है, तो क्यू कितना हुआ, बोलूंगा मेरे लिए हुआ नेगेटिव। मैंने जो हीट दी है वो सराउंडिंग ने रिसीव करी है तो उसके लिए वो क्यू क्या हुआ, बोलूंगा पॉजिटिव। इधर सराउंडिंग और सिस्टम का जो साइन होता है वो जस्ट अपोजिट होगा। तो सिमिलरली मैंने सराउंडिंग से बचने के लिए यहां पर डेल्टा एच सराउंडिंग का रिवर्स कर दिया और बोल दिया माइनस डेल्टा एच सिस्टम। जब मैंने पूरे डायग्राम को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो मेरा जो फॉर्मूला बना वो कहीं ना कहीं आपको वेरीफाई करना है डेल्टा एच सिस्टम, और ये बन जाएगा माइनस हो जाएगा आपका टी डेल्टा एस, ये भी हो गया आपका सिस्टम, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऑर्डर हो गया चेंज। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसको हमने एक नया नाम दिया था और जिसका नाम था गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी किसकी बात कर रहा है, केवल सिस्टम की, और यहीं पर ये आपका हो गया जीरो। हमने कहा कि जब हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे एंट्रोपी को लेके तो हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी डेल्टा जी, और हमने कहा इसे दोबारा कवर करते हैं। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखिएगा अगर डेल्टा जी सिस्टम कभी आपका मान लीजिएगा नेगेटिव हो जाए तो बोलेंगे ये चीजें हो गई आपकी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी आपका जो सिस्टम है वो बन जाए आपका जीरो तो बोलेंगे कि आप इक्विलिब्रियम पर चल रहे हैं। और अगर सिमिलरली डेल्टा जी आपका जो सिस्टम है वो पॉजिटिव हो जाए तो नेचर कभी नहीं चाहती अपनी एनर्जी बढ़ाना, और ये हो जाएगा आपका सिस्टम कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमने जो पहले एंट्रोपी में पढ़ा था यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, और उसने डेल्टा जी ने कन्वर्ट किया सिस्टम सिस्टम सिस्टम, और डेल्टा जी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है। इसीलिए ज्यादातर बुक्स में आप ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं देख पाएंगे एंट्रोपी को लेके, ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं केवल और केवल गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोग अगर बात करने लगे गिब्स फ्री एनर्जी के एप्लीकेशन की तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसकी वैल्यू है आपका डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हमने यहाँ पर अलग अलग केसेस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो हमने कहा सबसे पहला केस है आपका डेल्टा एच का, अगला है डेल्टा एस का टेम्परेचर का, और डेल्टा जी के बाद हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे। जब मैं डेल्टा जी की बात कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट आप इसे डेल्टा जी सिस्टम लेके काम कीजिएगा। और अगर ये काम करते हैं तो सबसे पहले आपने कहा डेल्टा एच की वैल्यू मान लीजिएगा पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर डेल्टा एस की वैल्यू आपकी मान लीजिएगा नेगेटिव आ गई तो कुछ भी करते रहेगा डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव हुआ इसका मतलब माइनस टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव आया, तो डेल्टा आपका जी कितना आएगा, बोलूंगा ये तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होते ही जो रिएक्शन बनेगी वो बन जाएगी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं डेल्टा एच को नेगेटिव मान के चलता हूं और डेल्टा एस को मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं तो ये बनेगा नेगेटिव और वो भी नेगेटिव। इसका मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो, वेरी हाई या वेरी लो, आपका ये तो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आते ही रिएक्शन बन जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस। अब दो अलग अलग केस आते हैं। पहला केस आता है मान लीजिएगा पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव वाला आता है तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डेल्टा आपका एस रहे,
वो आपका मान लीजिएगा यहां पर पॉजिटिव रहे। अगर ये पॉजिटिव बनता है तो बोलूंगा ये डेटा पॉजिटिव, ये डेटा पॉजिटिव, तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो ये डेटा बहुत ज्यादा होगा, ये डेटा बहुत ज्यादा होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये डेटा आपका ओवरऑल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव डेटा ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आते ही रिएक्शन बन जाएगी स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि ये पर्टिकुलर आपका अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया, टेम्परेचर कम किया, तो बोलूंगा ये जो नेगेटिव वाला डेटा है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब जो डेल्टा जी आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव आते ही रिएक्शन बन गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब इन पर्टिकुलर केस में डेल्टा जी को देखना पड़ेगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है, डेल्टा एस कर रहा है या आपका डेल्टा एच कर रहा है। यहीं पर हमने एक एग्जांपल और लिया, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन नेगेटिव के सामने नेगेटिव अगर मैं लाने लगूं तो बोलूंगा ये अगर नेगेटिव है तो पहले हम बात कर लेते हैं, ये नेगेटिव आ चुका है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो दो केस आएंगे। पहला केस जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव बना पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो पॉजिटिव वाला डेटा बहुत बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव वाला डेटा बहुत बढ़ जाएगा तो ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव बनते ही बन गया ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने कहा दोबारा से, मैंने कहा अगर ये आपका नेगेटिव है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब ये जो ओवरऑल डेटा है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। पॉजिटिव वाला कम हुआ तो आपका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ही रिएक्शन बन जाएगी स्पॉन्टेनियस। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम इसमें तो हमें तैयारी करनी है। टोटल आपके 4 केस थे और 2 केसेस में आपके 2 अलग अलग आ गए कि टेम्परेचर कम या टेम्परेचर ज्यादा। तो ऊपर के 2 केस में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, नीचे के 2 केस में आपका क्वेश्चन बन जाता है। हमने कहा कि ठीक है, यहां पर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन डेल्टा एच के कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेते हैं। अगर हम बात करने लगे कोई टिपिकल क्वेश्चन की जो कि हमें गिब्स फ्री एनर्जी का बेसिक आइडिया देगा, तो हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियरली मेंशन किया कि आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है जहां पर आपका जो वाटर है वो वेपर के साथ में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करने लगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब जितना वो आगे जाएगा उतना ही वो पीछे आएगा। इसका मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, और अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो बोलूंगा गिब्स फ्री एनर्जी कितनी हो गई, बोलूंगा 0। तो मैंने कहा जैसे आपने वर्ड यूज किया यहां पर इक्विलिब्रियम, वैसे ही मैंने बोला कि आपने एट इक्विलिब्रियम बोलते ही क्वेश्चन इजी किया और कहा डेल्टा जी 0। मैंने कहा ठीक है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, बोलूंगा डेल्टा जी का फॉर्मूला था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू 0। जब आपने इसको सॉल्व करने की ट्राई करी तो आपको जो टेम्परेचर की वैल्यू आई वो आपके आई डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। मैंने जब दोनों की वैल्यू रखी तो डेल्टा एच की वैल्यू आपकी आई यहां पर 40730, क्योंकि मैंने किलो जूल को जूल में बदला, और ये आपका आ गया 109। यहां तक सही है। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो पता चला मेरी जो वैल्यू आई वो 373 पॉइंट समथिंग आ गई, जिसको मैं नहीं लिख रहा, और ये आपका आ गया केल्विन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये 100 डिग्री सी के आसपास है, लेकिन मैंने न्यूमेरिकली बता दिया कि अगर आप मुझे किसी इक्वेशन का डेल्टा एच और डेल्टा एस देते हैं और आपने वर्ड यूज कर दिया इक्विलिब्रियम, तो मैं डेल्टा जी को 0 करते ही आप जो टेम्परेचर पूछेंगे मैं उसको बता सकता हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने लगूं और बोलने लगूं कि मुझे कोई सब्सटेंस बर्न करना है, मान लीजिएगा ये जो मार्कर जिसका मैं यूज कर रहा हूं ये आपका वुड का बना हुआ है। मैंने कहा वुड का अगर बना हुआ है तो यहां से मैंने इसको गर्म किया, आग लगाई, और आग लगाते ही मैंने अपना जो फ्लेम था उसको हटा लिया। इस वुड के पास 2 चांसेस हैं, या तो जो लकड़ी जली है वो ऑटोमेटिकली बुझ जाए, केस नंबर 1, या जो जली हुई लकड़ी है वो पूरी लकड़ी को जलाना स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा 2 अलग अलग केस हैं, पहला केस नॉन स्पॉन्टेनियस और लकड़ी खुद जलना स्टार्ट कर दे तो बोलूंगा स्पॉन्टेनियस। ऐसा देखा गया है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिएक्शन खुद होने स्टार्ट हो जाती है, या कहीं वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने कहा जैसे मैंने कहा अभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, वहां पर वाटर कंटेंट कम था या कहीं टेम्परेचर ज्यादा था, आपने टेम्परेचर जैसी अचीव एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हुआ तो जो पर्टिकुलर वुड थी उसमें मॉइस्चर कम हुआ, आग लगने की टेंडेंसी ज्यादा हुई, और अगर कहीं पर हल्का सा स्पार्क आ गया
तो लगातार हॉस्टल में आग फैलती चली गई। क्यों? क्योंकि जितनी भी लकड़ी थी वो जलने की टेंडेंसी उनकी स्पॉन्टेनियस हो गई थी। आप हल्की सी चिंगारी दीजिएगा, लकड़ी जलना स्टार्ट कर देगी। सेम बिहेवियर अगर आप घर में भी देखने लगे, एक आपका वुड है और एक धूप में कई दिनों से पड़ा हुआ पेपर बना हुआ है, आप दोनों में हल्की सी एनर्जी दीजिएगा या हल्की सी हीट दीजिएगा, जो लकड़ी है वो जलेगी और तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन जो सूखा हुआ आपका कागज है जो 3 दिन से पड़ा हुआ था धूप में, वो तुरंत जलेगा और पूरा पेपर जल जाएगा। पूरा पेपर जल गया तो बोलूंगा रिएक्शन कैसी हो गई? बोलूंगा स्पॉन्टेनियस। इसी पर्टिकुलर का यूज करते हुए उन्होंने लकड़ी नहीं जलाई, पेपर नहीं जला, उन्होंने कहा मेरी एक छोटी सी रिएक्शन है Br2 प्लस Cl2। अगर मैं Br2 और Cl2 मिलाता हूं तो मेरे रहते रहते तो एनर्जी मैंने इतनी दी कि वो रिएक्शन आगे चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने उससे हीट निकाली या टेम्परेचर का चेंज हुआ तो रिएक्शन बंद हो गई। मुझे वो टेम्परेचर बताना है जिससे नेग्लिजिबल में ऊपर पहुंच जाऊं, तो एक बार रिएक्शन स्टार्ट करूं, रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती चली जाए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर रिएक्शन खुद चलनी है तो डेल्टा जी सिस्टम होना चाहिए आपका। कैसा? बोलूंगा नेगेटिव। मैंने कहा यहीं पर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया और कहा सॉल्यूशन में आपने यहां पर लिखा कि जो डेल्टा जी होना चाहिए वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन लिखी जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस। मैंने कहा डेल्टा जी क्या था? तो उन्होंने कहा डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपका नेगेटिव आना चाहिए। मैंने डेल्टा एच की वैल्यू निकाली तो उन्होंने कहा ये आपका आया 29320 और माइनस टी की वैल्यू नहीं पता, डेल्टा एस की वैल्यू जब आपने 104 रखी तो इसका डेटा आपका नेगेटिव आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। जब इन सबको सॉल्व किया तो आपका वैल्यू आई 29320 डिवाइड बाई 104, ये इधर गया होगा तो आपका कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बना होगा। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 282.4। अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं। मुझे बोला गया ये टेम्परेचर, मैंने कहा कौन सा टेम्परेचर? कहने लगे जी इसका कोई भी आगे इससे ज्यादा टेम्परेचर ले लो। मैंने कहा चलेगा, मैं अगर 400 केल्विन लेता हूं तो बोलूंगा ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है। इसका 400 केल्विन पर जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो खुद होती चली जाएगी, एक बार आप छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर आपका रखता हूं इससे कम, मतलब 200 केल्विन रखता हूं तो रिएक्शन बोली जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब 282.4 केल्विन वो टेम्परेचर है जिससे आपने हल्का सा ज्यादा किया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, उससे हल्का सा कम किया तो बोला जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब आप कल के दिन आप गैस जाएं, अपनी चाय बनाने जाएं और स्पार्क लगाएं तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपने स्पार्क नहीं दिया तो बोला जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पार्क दे दिया तो गैस खुद जलती रहेगी और चाय बन जाएगी। तो प्रोसेस कैसा हुआ? स्पॉन्टेनियस। कई बार जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको दूसरे चैप्टर के साथ मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NEF। कई बार वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, जैसा आप पढ़ेंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो हम लोग केवल केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स को अभी एक साथ लेके चल रहे हैं। तो हमने कहा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो हमें याद करना है वो होता है आपका डेल्टा जी, और डेल्टा जी का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln आपका बन जाएगा Q। हमने कहा कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं और ये बन जाएगा आपका AA प्लस बनेगा आपका B और B, डायनामिक इक्विलिब्रियम चल लेकर लिख देता हूं, और ये बन जाएगा CC प्लस बन जाएगा आपका यहां पर D और D। जिन लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है तो यहां पर पूरा चीज कवर की जाएगी, लेकिन अच्छा रहेगा कि इस टॉपिक से पहले आप केमिकल इक्विलिब्रियम जरूर कवर करें। यहां पर अगर आप Q की बात करने लगे तो Q आपका होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D, मतलब जो प्रोडक्ट रहेंगे उन्हें पहले लिखेंगे, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A और कंसंट्रेशन रेज टू पावर आपका B। ये आपका Q की वैल्यू हो गई, और ये भी आता है आपका एट एनी टाइम। ध्यान रखिएगा, चाहे इक्विलिब्रियम अचीव हो या उससे पहले हो या उसके बाद पहुंच जाए, उससे मतलब नहीं है, किसी भी टाइम पर आप ये निकाल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन किया तो बहुत से लोगों को दिमाग में आएगा जी अगर ये सब लोग गैस हैं तो हम लोग QP लेंगे या QC लेंगे। पहली ट्राई कीजिएगा, अगर सब लोग गैसियस स्टेट में हैं तो आपको QP लेना है, और अगर QP पता चल गया फिर अगला क्वेश्चन आप डाउट पूछेंगे जी ATM वाला लेना है बार वाला लेना है, तो QP की वैल्यू ट्राई करते हैं हम बार वाली।
लेकिन ज्यादातर बुक्स में इस चीज को इग्नोर किया गया है। क्यों? क्योंकि बार और एटीएम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सब लोग एक्वस स्टेट में है तो आप क्यूसी लीजिएगा, सभी लोग अगर गैसेस स्टेट में है तो आप क्यूपी की लेने की ट्राई कीजिएगा। तो लिख देता हूं, जो क्यू की वैल्यू है जिसको आप रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो बोलूंगा क्यू की वैल्यू आप पहली प्रायोरिटी आपकी आती है क्यूपी में और अगली प्रायोरिटी आपकी आती है क्यूसी में, और क्यूएक्स की प्रायोरिटी नहीं आती। कभी कोई कहने लगे जी हम तो क्यूएक्स भी पढ़ रखा है, हमने कहा ठीक है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं और आपने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया यहां पर एट इक्विलिब्रियम, तो जैसे आपने एट इक्विलिब्रियम बोला तो मैं बोलूंगा डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि वो आपस में ही अपना इधर से ए से बी बना रहा है, बी से सी बना रहा है, और मुझे कोई एनर्जी नहीं मिल पा रही जिसको मैं यूज कर सकूं वर्क करने में। तो बोलूंगा भैया आपका डेल्टा जी मेरी गिवन कंडीशन पर 0 माना जाएगा। तो डेल्टा जी हुआ आपका 0 जो गिवन कंडीशन है, और डेल्टा जी नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और आपके एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है डेल्टा जी नॉट का मतलब होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड आपका प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर को उन्होंने 1 बार लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कुछ भी डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर कुछ डिफाइन नहीं किया तो आप जनरली इसको 25 डिग्री सी ले सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर डेल्टा जी आपने 0 बोला तो 0 लिखते ही मैंने कहा कि फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी बन जाएगा ln, और जो Q होता है उसकी वैल्यू यहां पर लिख देता हूं कि Q की वैल्यू बन जाती है आपके K के इक्वल KP KC, तो मैंने इसको लिख दिया K। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने कहा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई आपकी माइनस आर टी ln, ये आ जाएगा K, और जो K की वैल्यू होगी वो बताएगा क्या क्या हो सकते हैं। तो बोलूंगा K की वैल्यू या तो आप KP लिखें या आप KC लिखें, ट्राई कीजिएगा KP लिखने की। तो हमने कहा इतने जो सारे जो फॉर्मूले आ गए, क्या ये कंपटीशन में आते हैं? मैं बोलूंगा बार बार आते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो केवल यही फॉर्मूला याद करना है। कुछ लोगों ने कहा कि जब मैंने कंपटीशन में गया तो मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ और मेरे नेगेटिव मार्क्स आते हैं। तो नेगेटिव मार्क्स जिन लोग के आते हैं उनके लिए बहुत से लोग इसको लिख के आएंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एनआरटी। एनआरटी नहीं है, केवल आरटी है। बहुत से लोग एग्जाम टाइम में जाके कंफ्यूजन जी लॉग था या एलएन था, ये एलएन है मतलब लॉग बेस ई रहेगा। तो ये जो छोटी छोटी आपकी डाउट आते हैं जिससे आपके नेगेटिव मार्क्स आते हैं वो यहीं पर आपको बता दिए गए हैं, तो गलती मत कर देना आप। यहां पर आप लोगों को केपी और केसी कैसे निकालने इसके लिए अलग से टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां से आपको रेफर किया जाए। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दिया है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में दिया है।